हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मंत्र। नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट पावर। हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। पिछले वीडियो से हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आप उसका जवाब फटाफट दीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। बताइए, कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कैसी कोशिका थी? मरी हुई कोशिका थी। चलिए बताइए, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। बैक्टीरिया का खोज भी क्या किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही किया था। चलिए बताइए, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। क्या? कोशिका का सिद्धांत। हम पिछले वीडियो में ये सारे पढ़ा चुके हैं। चलिए बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? कौन सा साइकिल चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा साइकिल चलता है? क्रैब साइकिल चलता है। कौन सा साइकिल? क्रैब साइकिल चलता है। क्रैब साइकिल के फलस्वरूप क्या बनता है? एनर्जी बनता है। ये सब हम आपको क्या किए हैं? पिछले वीडियो में बता चुके हैं। पिछले वीडियो में हम आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बता चुके हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? प्रोटीन। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना। तो किताब में लिखता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। इतना खतरनाक लिख देता है, समझ में नहीं आता है। तो बच्चों को उलझाने के लिए किताब में क्या किया जाता है? खतरनाक लिखा जाता है। उतना खतरनाक होता नहीं है पढ़ाई। पढ़ाई को आप इंटरेस्टिंग वे से पढ़िएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो संश्लेषण का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है। आगे हम बताएंगे प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है जब आपको आरएनए पढ़ाएंगे। डीएनए और आरएनए नेक्स्ट टॉपिक डीएनए और आरएनए ही है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में डीएनए और आरएनए जिसका क्रोमोसोम बोला जाता है शुरू करेंगे, तो उसमें हम आपको क्या करेंगे? पूरा डिटेल से बता देंगे। चलिए, पिछले क्लास में हम राइबोसोम के बारे में बता चुके थे। राइबोसोम में कौन कौन होता है? 70S होता है और 80S होता है। 70S किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक जीवों में। 80S किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक जीवों में। चलिए आइए हम यहाँ पे शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य के बारे में। हम आपको बहुत सारे कोशिका के अंग के बारे में पढ़ा चुके हैं। अब एक आप बताइए, उदाहरण आपको देते हैं। आप एक बैग में थरिया, गिलास, लोटा ये सब रख कर और दौड़िए। दौड़ना है आपको रोड पर, तो वो क्या होगा? झंझन झंझन बजेगा। झंझन झंझन समझते हैं ना? बजेगा, उसमें से आवाज़ आएगी। तो आप क्या कीजिएगा? कुछ ऐसा कार्य कीजिए कि जो लोटा, थरिया, गिलास आप एक बैग में रखे हैं वो झंझन झंझन न बजे। तो उसमें क्या कीजिएगा? कागज़ ठूस दीजिएगा। आप अपने ही घर पे देखिए, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो फ्लिपकार्ट से, अगर आपके पास क्या फ्लिपकार्ट से आता होगा कोई सामान, तो आप क्या करते होंगे? फ्लिपकार्ट से कोई सामान आता है तो देखिएगा वो अच्छे से पैकिंग करके आएगा ताकि वो इधर उधर लड़े नहीं। उसमें सामान से ज़्यादा तो पैकिंग का सामान होता है, फाइबर होता है, प्लास्टिक होता है, उसको चारों तरफ से अच्छे से बैंड किया रहता है ताकि उसका सामान अगल बगल कार्टून से न टकराए। समझ में आया? तो इसी प्रकार कोशिका है। क्या है? कोशिका है। यहाँ पे ये कोशिका हो गया। अब कोशिका के अंदर क्या होता है? बहुत सारी कोशिका के अंग होती है। कोशिका के अंदर बहुत सारी कोशिका के अंग होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और क्या हो गया? राइबोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये सभी क्या है? और बहुत सारे अंग होते हैं कोशिका के। तो 7500 अंग होते हैं। 75 तो मतलब ऐसे होता रहता है, इसमें कोशिका के बहुत सारे अंग है। तो ये क्या है? ये सभी आपस में कोशिका के अंदर क्या है? एक झिल्ली में बंद है। क्या है? कोशिका के अंदर एक झिल्ली में बंद है। आपको पहले ही बता चुके थे। कोशिका के बाहर क्या पाया जाता है? एक झिल्ली पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर कोशिका के बाहर पाए जाने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। तो एक झिल्ली को ये क्या समझिए? आप बैग समझिए और बैग के अंदर कुछ सामान बंद है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ऐसे कई और अंग है, गोल्जी बॉडी, ऐसे बहुत सारे अंग है। समझ में आया? तो ये सभी अगर आपस में टकरा जाएंगे और खासकर लाइसोसोम से टकरा जाएंगे, तो लाइसोसोम तो खचड़ा होता है, अपने आप को फाड़ लेगा कोशिका का, तो उसी वक्त क्या हो जाएगा? देहांत हो जाएगा। तो ये सभी आपस में न टकराए, इसीलिए भगवान बहुत होशियार था। भगवान इसके अंदर द्रव्य भर दिया। क्या भर दिया? द्रव भर दिया। नीला कलर का होता है द्रव। चलिए, भगवान क्या भर दिया? इसमें द्रव भर दिया। और जो द्रव्य इसके अंदर भरा गया, जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा गया, उसे हम क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। समझ में आया? तो कोशिका के अंदर भरा जाने वाला द्रव्य
कोशिका द्रव्य होता है। क्यों भरा? क्योंकि अगर ये सभी अंग आपस में, कोशिका क्या होता है, निरंतर दौड़ता रहता है, निरंतर गतिशील अवस्था में रहता है। मरी हुई कोशिका स्थिर अवस्था में रहती है, लेकिन जो जीवित कोशिका होती है वो हमेशा रनिंग में होती है। समझ में आया? तो ये आपस में टकरा ना जाए, इसके अंग राइबोसोम पता चला जाकर न्यूक्लियस से टकरा जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी से टकरा जाए। समझ में आया? तो आपस में ये सब टकरा ना जाए, इसलिए इसके अंदर क्या भर दिया गया? द्रव्य भर दिया गया। इस द्रव्य को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। लेकिन अब आप एक बात बताइए कि ये तो हो गया आपका कोशिका द्रव। न्यूक्लियस के अंदर भी तो क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोजोम पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? 23 जोड़ा क्रोमोजोम पाए जाते हैं। क्रोमोजोम में आपको बताएंगे, ह्यूमन बॉडी के अंदर की जो कोशिका होती है उसमें 23 जोड़ा क्रोमोजोम पाए जाते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये भी तो आपस में टकरा सकते हैं, 46 आपस में टकरा कर टूट फूट सकते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर भी भगवान क्या भर दिया? द्रव भर दिया। न्यूक्लियस के अंदर भी एक्स्ट्रा द्रव भर दिया। समझ में आया? न्यूक्लियस के अंदर भी क्या भर दिया? द्रव भर दिया। और इसे हम लोग केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को केंद्रिका द्रव कहते हैं, और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। समझ में आया? अब इन दोनों को मिला दिया जाएगा, कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस द्रव, मतलब कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों को जब आपस में मिला देंगे तो इन दोनों को हम जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? दोनों को मिलाकर हम जीव द्रव्य बोलेंगे। चलिए, आखिर अब इसको जीव द्रव्य नाम क्यों दिया गया, इस पर चर्चा करते हैं कि इसका नाम जीव द्रव्य क्यों दिया गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा जीव द्रव्य नाम क्यों दिया गया। देखिए, ये तो एक कोशिका हो गया। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, राजधानी वैक्यूल्स है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऐसे बहुत सारे अंग हैं। तो इन सभी को क्या करना है? आपस में टकराने से बचाने के लिए भगवान इसके अंदर क्या किया है? भगवान इसके अंदर क्या किया? तो जल भर दिया। क्या भर दिया? जल भर दिया। चलिए, ये हो गया जल भर दिया। न्यूक्लियस के अंदर भी क्या भर दिया? जल भर दिया। समझ में आया? न्यूक्लियस के अंदर भी क्या भर दिया? जल भर दिया। वैज्ञानिकों ने सोचा कि कोशिका में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कोशिका में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जैसे आदमी के अंदर क्या नहीं रहेगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। अगर आदमी को आप आदमी का गर्दन काट देते हैं तो आदमी का क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। आदमी को कोई नहीं बचा सकता है। तो इसका मतलब आदमी का जो जीव है, मतलब आदमी का जो प्राण है, वो किस में है? मस्तक में है। यदि आदमी का मस्तक काट दिया जाएगा तो आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। उसी तरह से वैज्ञानिकों ने सोचा कि आखिर कोशिका के अंदर उसका मतलब किसको हम उड़ा देंगे तो कोशिका मर जाएगा। कोशिका का आखिर आधार क्या है? कोशिका के अंदर क्या निकाल लिया जाएगा तो कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? कोशिका के अंदर एक सुई लगाया। समझ में आया? सुई समझाने के लिए बता रहे हैं। कोशिका के अंदर एक सुई लगाया और सुई लगाकर कोशिका के अंदर के सभी द्रव्य को खींच लिया। क्या किया? खींचकर बाहर निकाल दिया। चलिए, ये द्रव्य क्या हुआ? बाहर निकल गया। द्रव्य क्या हुआ? बाहर निकल गया। बाहर निकल गया। तो अब कोशिका के साथ क्या होगा? कोशिका का तो द्रव्य क्या हुआ? बाहर निकल गया। तो देखिए, कोशिका के सभी अंग मरने लगे। जब कोशिका का द्रव्य बाहर निकला तो कोशिका के सभी अंग क्या हुए? माइटोकॉन्ड्रिया भी मर गया, गोल्गी बॉडी भी मर गया, वैक्यूल्स, राजधानी मतलब राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी कोशिका के अंग क्या हो गए? मर गए। लेकिन न्यूक्लियस के पास तो अपना द्रव्य है। न्यूक्लियस के पास क्या है? न्यूक्लियस के पास अपना द्रव्य है। वो बोला हम तो नहीं मरेंगे क्योंकि हमारे पास तो अपना द्रव्य है। तो न्यूक्लियस जिंदा रह गया। तो वैज्ञानिकों ने देखा ये तो गजब बात हो गई। अगर कोशिका का द्रव्य निकाले तो अदर अंग मर गए लेकिन न्यूक्लियस बच गया। तो एक काम किया वैज्ञानिकों ने, क्या किया? फिर से परीक्षण किया। क्या किया? पुनः परीक्षण किया। इस बार क्या किया? कोशिका का जो द्रव्य था, कोशिका के द्रव्य को रहने दिया और न्यूक्लियस के द्रव्य को निकाल लिया। किसके द्रव्य को निकाला? न्यूक्लियस के द्रव्य को निकाल लिया। चलिए, न्यूक्लियस के द्रव्य को हम निकालते हैं। निकल जा भाई, ये लीजिए। न्यूक्लियस के द्रव्य क्या हुआ? निकल गया। जब न्यूक्लियस का द्रव्य निकला तो सभी अंग जीवित रहे। सभी अंग क्या हुए? सभी अंग जीवित रहे, लेकिन केवल न्यूक्लियस मर गया। कौन मर गया? केवल न्यूक्लियस मर गया। अब वैज्ञानिकों में बहस छिड़ गई कि हम किसे, मतलब जीवन का आधार, कोशिका के जीवन का आधार हम किसको माने? कोशिका द्रव्य को माने कि न्यूक्लियस द्रव्य को माने? तो एक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया? न्यूक्लियस को ही निकाल दिया। उन्होंने क्या किया? न्यूक्लियस को ही निकाल दिया।
चलिए हम न्यूक्लियस को ही निकाल देते हैं। ये देखिए न्यूक्लियस को ही उन्होंने क्या किया, निकाल दिया। तो एक बात बताइए, किसी आदमी के अंदर से ब्रेन निकाल दिया जाएगा तो क्या आदमी मर जाएगा? नहीं मरेगा, वो पागल बन के घूमता रहेगा, उसके पास कहेगा लोग पागल है, दिमाग नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो मर जाएगा। तो भी कोशिका जिंदा रहा। तब फिर वैज्ञानिकों में बहस छिड़ा कि अब करे तो करे क्या, किसे हम कोशिका का जीवन का आधार माने। तो एक और वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस को वैसे कि वैसे रहने दिया, न्यूक्लियस के द्रव्य को भी वैसे के वैसे रहने दिया। समझ में आया? अब उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस के द्रव्य को भी निकाल लिया और कोशिका के द्रव्य को भी निकाल लिया। समझ में आया? न्यूक्लियस के द्रव्य और कोशिका के द्रव्य दोनों को निकाल लिया। तब देखा कि कोशिका मर गई। अब कोशिका क्या हो गई, मर गई। अब आप ही बताइए, कोशिका के अंदर ना तो कोशिका द्रव्य है और न ही केंद्रक द्रव्य है, तो कोशिका क्या हो गई, मर गई, सूख कर क्या हो गई, मर गई। तो इसीलिए कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को सामूहिक रूप से मिलाकर क्या बोल दिया गया, जीव द्रव्य। मतलब कोशिका द्रव्य भी रहना चाहिए और जीव द्रव्य भी रहना, न्यूक्लियस मतलब केंद्रिका द्रव्य भी रहना चाहिए, तभी कोशिका का जीवन क्या है, संभव है। अगर ये दोनों को आप निकाल लीजिएगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, मर जाएगी। मतलब कोशिका के जीवन का आधार कौन सी है, जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य में कौन कौन आएगा, न्यूक्लियस द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य और साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। तो दोनों आएंगे, दोनों के सामूहिक रूप को हम क्या क्या कहेंगे, कोशिका क्या कहेंगे, तो जीव द्रव्य बोलेंगे। क्या कहेंगे, जीव द्रव्य बोलेंगे। अब चलिए आपको जीव द्रव्य के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको बताते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये रहा क्या, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। किसने की थी, पुरकिंजे साहब ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, इसे जीवन का आधार कहते हैं। आपको पता चल गया है इसे जीवन का आधार क्यों कहा जाता है। देखिए कॉन्सेप्ट से पढ़िए, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपको पता चल चुका है इसे जीवन का आधार कहते हैं, आप क्यों रटिएगा, क्योंकि अगर दोनों को निकाल लिया जाएगा तो कोशिका की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। आपको बता चुके हैं। ये सभी जैविक क्रियाएं इसी जीव के अंदर होती हैं। आपको ही पता है कोशिका के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है, राइबोसोम क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, या फिर जो भी आंतरिक श्वसन हो रहा है वो सब किस में हो रहा है, कोशिका के इसी जैविक द्रव्य के अंदर ही सब हो रहा है। चाहे वो गाल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन कर रहा हो या फिर जितने भी सारे कार्य हो रहे हैं वो सभी क्या हो रहे हैं, इसी जैविक द्रव्य के अंदर ही ये सभी क्रिया हो रही है। समझ में आया? इसका 80% भाग जल का बना होता है और यह 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की देखिए यहाँ पे 2 प्रकार का लिखा हुआ है, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। लेकिन हम कहेंगे कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य 2 प्रकार के नहीं होते हैं। इन दोनों को जब मिलाया जाता है तभी बनता है क्या, केंद्रिका द्रव्य। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। समझ में आया? जीव द्रव्य किसे कहते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों को जब मिलाइएगा तो क्या बनेगा, जीव द्रव्य बनेगा। तो यहाँ पे लिख दिया है जीव द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य का 80% भाग, कितना, 80% भाग जल का बना होता है, मतलब वाटर का बना होता है। किसका, वाटर का बना होता है। अब यहाँ पे हम आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जीव द्रव्य में 80% भाग किसका बना होता है, जल का बना होता है, वाटर का बना होता है। अब इस 80% वाटर में जब 1% वाटर की क्या होती है, कमी होती है, तो हमें प्यास लगता है। क्या लगता है, प्यास लगता है। जब 1% पानी की कमी होती है तो हमें क्या लगता है, प्यास लगता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब 10% पानी की कमी हो जाएगी, कितना, 10% पानी की कमी हो जाएगी तो आदमी की डेथ हो जाती है। समझ में आया? आदमी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा कि जब हमें प्यास लगती है तो मतलब हमारी कोशिका को पानी की ज़रूरत है। कोशिका में जो जीव द्रव्य है कितना परसेंट है, 80% केवल क्या है, पानी का बना हुआ। अगर उसमें 1% कमी होती है तो हमें क्या लगता है, प्यास लगता है। और अगर उसमें 10% की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। रेड कलर देख रहे हैं ना, रेड क्या होता है, खतरे का संकेत। और दुल्हन को कौन सा साड़ी पहनाया जाता है शादी के वक्त, रेड कलर का साड़ी। आप समझदार हैं, समझिए। अब डेथ 10% अगर कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। समझ में आया बात? तो कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है उसमें 80% क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। इसमें 1% की कमी होगी तो प्यास लगेगी, 10% की कमी होगी तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। कोशिका को क्या कहेंगे,
देखिए कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है, तो ये बताने वाली चीज़ है। अरे कोशिका के अंदर द्रव्य जब निकाले थे तो काहे कोशिका मर गया? क्योंकि कोशिका सूख कर मर गया। कोशिका के अंदर पानी नहीं है तो मर जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम फोटो भी लगा दिए हैं। ये क्या है? कोशिका है। और ये क्या है? केंद्रक है। तो कोशिका यहाँ ऊपर सेल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य होता है, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहा जाएगा। तो न्यूक्लियस प्लाज्म मतलब न्यूक्लियस का प्लाज्म, समझ में आया? और साइटोप्लाज्म, इन दोनों के सामूहिक रूप को हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ये हो गया आपका कोशिका। आपको समझाने के लिए एक फोटो लगा दिए हैं। चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं। उसके बाद से आता है प्लास्टिड, जिसे लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो प्लास्टिड होता है लवक, ये केवल किस में पाया जाता है? तो पेड़ पौधों में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। लवक किस में पाया जाता है? केवल पादपों में पाया जाता है। और पादप की जो कोशिका होती है उसमें जो प्लास्टिड जो पाया जाता है वो पादपों का सबसे बड़ा अंग होता है। सबसे बड़ा अंग पादपों में सबसे बड़ा अंग कौन होता है? पादपों में सबसे बड़ा अंग कौन होता है? प्लास्टिड होता है, लवक होता है। और बोल दे जंतुओं में, ह्यूमन भी तो जंतु ही हैं, सबसे समझदार जंतु, पिछले क्लास से ही आपको बताते आ रहे हैं। तो जंतुओं में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? कौन होगा? बताए थे आपको, न्यूक्लियस होगा। कौन होगा? न्यूक्लियस होगा। तो पादपों में सबसे बड़ा अंग कौन होगा? तो लवक होगा, प्लास्टिड होगा। और ह्यूमन बॉडी में बोल दे या फिर जंतु में बोल दे तो कोई क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। लेकिन ओवरऑल में पूछ दे कि कोशिका में, मतलब ह्यूमन और पादप दोनों को लेकर पूछ रहे हैं, कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन होता है? तो लवक होता है। कौन होता है? लवक होता है। इसमें आप केंद्रक दिमाग लगाने मत जाइएगा। समझ में आया? क्योंकि लवक क्या होता है? ओवरऑल सभी में क्या होता है? बड़ा होता है। पेड़ पौधे में सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड लवक होता है। ह्यूमन में या फिर जंतुओं में क्या होता है? तो न्यूक्लियस होता है। ओवरऑल में पूछ दे तो प्लास्टिड बड़ा होता है। समझ में आया? पादपों की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? प्लास्टिड है। यह केवल पादपों में पाया जाता है और यह 3 प्रकार के होते हैं। देखिए लवक केवल पादप में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? कोशिका भित्ति भी केवल कहाँ पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। पढ़ाए थे आपको, सबसे फर्स्ट क्लास में ही आपको बताए थे कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति क्या होता है। आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। समझ में आया? अब देखिए लवक जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हरित लवक, एक होता है अवर्णित लवक और एक होता है वर्णित लवक। समझ में आया? चलिए इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए हरित लवक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट देखिए ये क्या होता है? भोजन बनाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? पेड़ पौधों में भोजन बनाता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना भोजन बनाते हैं। हम लोग जाते हैं किराना दुकान में, 2 किलो चावल, 1 किलो आटा और भी जो सामग्री होता है ले आते हैं, गैस बारते हैं, गैस चूल्हा पे या मार एकदम बना के फिट। समझ में आया? लेकिन हरित लवक पेड़ पौधों को कभी देखें कि दुकान पे जाकर कहे तो 1 किलो चावल दिया हो? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। पेड़ पौधे नहीं जाते हैं दुकान पे खरीदारी करने के लिए। पेड़ पौधों का भोजन का निर्माण पेड़ पौधों के अंदर ही हो जाता है। किसके द्वारा? हरित लवक के द्वारा। किसके द्वारा? हरित लवक के द्वारा हो जाता है। तो पेड़ पौधे में भोजन का निर्माण कौन करता है? हरित लवक करता है। पत्ती तथा तना में पाया जाता है। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पत्ती तथा तना में पाया जाता है। तो ये तो समझ में आया कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? पेड़ पौधों के अंदर खाना बनाता है। क्या करता है? भोजन बनाने का कार्य करता है। समझ में आया? लेकिन एक बात बताइए, आप लोग खुद अपने आप से सोचिए कि आप लोग के रसोई घर में क्या बनता है? खाना बनता है। तो क्या सभी खाना आप एक ही बार खा जाते हैं या फिर स्टोर करके रखते हैं दोपहर के लिए या फिर शाम के लिए खाने के लिए? स्टोर करके रखते होंगे। सुबह में खाना बना, दोपहर में भी वही खाना खाइएगा, शाम को भी वही खाना खाइएगा। तो स्टोर करके भी रखना पड़ेगा उसको। तो स्टोर करने के लिए एक बात बताइए, पेड़ पौधों में खाना बना दिया, कौन बना दिया? हरित लवक बना दिया। भोजन का निर्माण कौन कर दिया? हरित लवक कर दिया। अब उसको स्टोर कौन करके रखेगा? हरित लवक कहेगा कि लाओ हम ही स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए आता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसे अवर्णित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवर्णित लवक। ये क्या करता है? भोजन को अपने में स्टोर करके रखता है, भोजन को संग्रह करके रखता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। तो भोजन, पेड़ पौधों का जो भोजन होता है वो कहाँ पे होता है? या तो जड़ में होगा या फिर फल में होगा। जो फल लगता है वो क्या है? पेड़ पौधों का भोजन है। उसी को संग्रहित करके क्या किया है? वो रखा हुआ है। तो वो क्या बन गया है? फल बन गया है। समझ में आया? आपको जब बोटनी पढ़ाएंगे, ये तो हम अभी जूलॉजी में है,
जब आपको बोटनी पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको ये हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट, इस सब के बारे में पूरा अच्छे से वर्णन करेंगे। पेड़ पौधे अपने पत्तियाँ क्यों झाड़ लेती हैं, पेड़ पौधों को आखिर भोजन मिलता कहाँ से है, भोजन कैसे बनाती हैं, ये सब उस वहाँ का टॉपिक है, बोटनी में पढ़ाएंगे। यहाँ पे आप केवल सिंपली ये समझिए कि कोशिका के अंदर ही पाया जाता है कौन, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। कोशिका के अंदर ही पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट, और कोशिका के अंदर ही पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट। तो इसको बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो हरित लवक क्या करता है, तो भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, तो भोजन को संजो कर रखता है, संग्रह करके रखता है। समझ में आया। अब आगे चलिए, आगे तीसरा जो प्रकार होता है उसे कहते हैं वर्णित लवक। क्या कहते हैं, वर्णित लवक, इसे कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। देखिए ये क्या करता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें रंग प्रदान करता है। जैसे जो टमाटर होता है, किसके कारण वो लाल दिखाई देता है, लाइकोपेज के कारण। किसके कारण, टमाटर का रंग बदलता है। देखिएगा शुरू शुरू में वो हरा होगा, फिर थोड़ा सा ऑरेंज कलर का होगा, फिर रेड कलर का होगा। तो इसमें कौन सा, देखिए वर्णित लवक, कौन सा लवक जिम्मेदार है इसमें, वर्णित लवक में कौन सा लवक जिम्मेदार है, तो लाइकोपेज। कौन सा, लाइकोपेज। गाजर का लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो कैरोटीन के कारण। तो कैरोटीन क्या है, वर्णित लवक है। चुकंदर का मतलब क्या होता है, कत्थी कलर का रंग होता है, शायद उसका पूरा ब्लड टाइप का होता है, हाथ में लग जाता है। आप लोग चुकंदर देखे होंगे, तो उसका जो रंग होता है कत्थी कलर का, वो किस लवक के कारण होता है, तो बीटानून। किसके कारण होता है, बीटानून। याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है इसको। समझ में आया। और भी बहुत सारे फलों का पीला रंग होता है, जैसे आम का पीला रंग हो जाता है, और पपीता भी पीला हो जाता है। तो बहुत सारे पौधे क्या होते हैं, जो फल होते हैं कैसे होते हैं, पीला हो जाते हैं। तो किसके कारण होते हैं, तो जेंथोफिल के कारण होते हैं। फलों का पीला रंग किसके कारण होता है, जेंथोफिल के कारण होता है। और जेंथोफिल क्या है, वर्णित लवक है। क्या है, वर्णित लवक है। तो ये सब आपको समझ में आया। देखिए कभी कभी क्या करता है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में क्या करता है, डिफरेंस पूछने लगता है कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। आप जब मेंस लिखने जाइएगा या फिर रिटन एग्जाम दीजिएगा, तो वहाँ पर लिखने के लिए आपको दीर्घ उत्तरीय या फिर 5 नंबर, 10 नंबर, 15, जितना नंबर का दे दे, उसमें आपसे ये पूछ देगा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में क्या कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में अंतर स्पष्ट देखिए कितना आसान तरीके से हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं, आप कभी नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारा कोशिका का टोटल क्लास किए हैं तो आप खुद से ये क्वेश्चन कर ले जाइएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं। देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल में बहुत सारे अंतर हैं। जैसे एनिमल सेल क्या होता है, छोटा होता है, एनिमल सेल छोटा होता है, लेकिन जो प्लांट सेल होता है वो बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा होता है। साथ ही साथ एनिमल सेल गोल होता है। क्या होता है, गोल होता है। जबकि जो प्लांट सेल होता है वो चौकोर होता है। क्या होता है, चौकोर होता है। वैक्यूल्स की बात कीजिएगा तो वैक्यूल्स जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि जो एनिमल का वैक्यूल्स होता है वो छोटा होता है, जबकि पादपों में जो वैक्यूल्स होता है वो बड़ा होता है। ये सभी आपको हम बता चुके हैं। देखिए और क्या, सीलिया और फ्लेजला, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में सीलिया और फ्लेजला आपको क्लियर कर देंगे। सीलिया और फ्लेजला केवल और केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। और लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम, अरे टकरा जाइएगा तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क कर क्या करेगा, मार देगा, कोशिका को मार देगा। समझ में आया। जो उसका बात नहीं मानता है उसे मार देता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम भी केवल किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। समझ में आया। और क्या, एक यहाँ पे छोड़ा गया है, बता देते हैं आपको। देखिए जो सेंट्रोसोम होता है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है। जो सिंट्रोसोम होता है, क्या, सिंट्रोसोम, ये वाला सिंट्रोसोम, ये केवल और केवल जंतु में पाया जाता है। सिंट्रोसोम किस में पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। जब सेंट्रोसोम आपको पढ़ा रहे थे उसी वक्त हम आपको हाईलाइट मतलब गाइड किए थे कि सेंट्रोसोम केवल और केवल कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में कोशिका विभाजन कौन करता है, तो सेल प्लेट करता है। कौन करता है, सेल प्लेट करता है, सेल प्लेट करता है। और एनिमल में कौन करता है, तो सिंट्रोसोम करता है। तो सिंट्रोसोम को आप करेक्ट कर लीजिएगा। सिंट्रोसोम आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम पीडीएफ डाल चुके हैं, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें सुधार कर लीजिएगा, जो सेंट्रोसोम है वो कहाँ पाया जाएगा, एनिमल सेल में पाया जाएगा। जबकि प्लांट सेल में कोशिका विभाजन का कार्य कौन करेगा, तो सेल प्लेट करता है। कौन करता है, सेल प्लेट करता है। आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, हम कन्फ्यूजन दूर कर देंगे, या फिर उस कन्फ्यूजन से रिलेटेड आपको एक सेपरेट वीडियो दे दिया जाएगा। समझ में आया। अब देखिए कुछ ऐसे, यहाँ पे देखिए सेल वॉल कहाँ पाया जाएगा, सेल वॉल कहाँ पाया जाएगा, केवल और केवल किस में पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा। अंतर यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं।
देखिए एनिमल का क्या होता है, सेल स्मॉल होता है, प्लांट का लार्ज होता है। एनिमल का गोल होता है और प्लांट का चौकोर होता है। अभी आपको फिगर इसका दिखा देंगे, आप अच्छे से समझ जाइएगा। जो एनिमल का वैक्यूल्स होता है वो छोटा होता है, प्लांट का वैक्यूल्स बड़ा होता है। सिलिया और फ्लैजेला एनिमल में पाया जाता है, सिलिया और फ्लैजेला प्लांट में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम एनिमल में पाया जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। सिंट्रोसोम एनिमल में पाया जाता है, सिंट्रोसोम एनिमल में पाया जाता है। प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, तो सेल प्लेट पाया जाता है, जो क्या करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। सेल वॉल किस में पाया जाता है, केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। जबकि जो एनिमल सेल में क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। समझ में आया। अब आपको कुछ यहाँ पे देखिए, प्लास्टिड जो है क्लोरोप्लास्ट, ये भी किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी केवल और केवल प्लांट में पाया जाता है। क्या आदमी स्वयं से खाना बना लेगा, नहीं बनाएगा, उसको अलग से क्या करना पड़ेगा, मटेरियल चावल दाल सब्जी जो भी बनाना होगा अलग से बनाकर खाएगा, अब उसके बाद से एनर्जी मिलेगा। जबकि पेड़ पौधे नहीं बनाते, वो अपने अंदर ही बना लेते हैं, वो कहीं दुकान पर खरीदने नहीं जाते हैं कि हमको 2 किलो चावल दीजिए। समझ में आया। प्लास्टिड जो है किस में पाया जाता है, केवल और केवल किस में पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट, देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या किसका हिस्सा होता है, प्लास्टिड का ही हिस्सा होता है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, तो ये सब भी किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाएगा। किस में, प्लांट में पाया जाएगा। चलिए आपको अब इसका हम चित्र दिखाते हैं और उसके बाद से आपको पूरा वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो वो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए वीडियो लंबा छोटा कुछ नहीं फर्क पड़ता है। समझ में आया। चलिए यहाँ पे आप देख कर बता सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे एनिमल सेल है और कौन सा, रुको जी, कौन सा इसमें एनिमल सेल है और कौन सा ह्यूमन सेल है। चलिए पिछले स्लाइड में हम आपको बता रहे थे एनिमल सेल कैसा होता है, चौकोर होता है, और जो एनिमल सेल गोल होता है और प्लांट सेल चौकोर होता है। तो एक बात बताइए, इसमें आपको चौकोर कौन दिख रहा है, चौकोर ये वाला दिख रहा है, यहाँ पे देखिए तो चौकोर टाइप का नहीं दिख रहा है, चौकोर दिख रहा है, तो ये क्या है, प्लांट सेल है। और ये गोल दिख रहा है, हल्का फुल्का गोल नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, एनिमल सेल है। समझ में आया। तो एनिमल सेल क्या होता है, गोल होता है, प्लांट सेल चौकोर होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, जबकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। गाल्जी बॉडी दोनों में पाया जाता है, दिखाई दिया दोनों में गोल्जी बॉडी। वैक्यूल्स दोनों में पाया जाएगा, लेकिन इसका वैक्यूल्स देखिए कितना छोटा है, दिखाई दिया वैक्यूल्स इतनी चुकी, और इसका वैक्यूल्स देखिए कितना बड़ा होता है, दिखाई दिया वैक्यूल्स। तो इसका वैक्यूल्स छोटा होता है, इसका वैक्यूल्स बड़ा होता है। समझ में आया वैक्यूल्स। चलिए और क्या, माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में पाया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाता है, स्मूथ रफ दोनों में पाया जाता है। यहाँ से आप फिगर देख कर क्या कर सकते हैं, अपना जो भी हम पढ़ाए हैं उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। और चलिए अब हम आपको कोशिका के प्रकार के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आप भी मतलब समय आपका बहुत कीमती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी ये नॉलेज को ग्रहण कर पाएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी आगे आपकी मर्जी। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।